नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 11 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, दिल्ली पुलिस, CPOSI एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम लाइक यूपी PCS, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ PCS एंड बैंकिंग सर्विसेज, इन सभी के समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज नेशनल अफेयर्स में खबर है, PM मोदी पार्टिसिपेट इन वर्चुअल इंडिया EU लीडरशिप मीटिंग। EU मतलब यूरोपीय यूनियन, यानी भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने हाइब्रिड प्रारूप में भाग लिया। तो इसमें जो है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। तो इसमें जो है 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के सदस्य नेताओं के साथ साथ यूरोपीय काउंसिल यानी यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट एंड यूरोपियन आयोग यानी कमीशन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट द EU hosted a meeting with India in the EU+27 फॉर्मेट। तो यह पहला बार ऐसा मौका है जो यूरोपीय संघ ने भारत के साथ यूरोपीय संघ +27 प्रारूप की बैठक की मेजबानी की है। दोस्तों, इसमें जो प्रमुख बातें हुई हैं इस बैठक की, इंडिया EU स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है, इसमें जो है रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात की गई है, जिसमें डेमोक्रेटिक मौलिक स्वतंत्रता, कानून के शासन यानी फंडामेंटल फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इन सब पर महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी पर बात की गई है। और इसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता और निवेश समझौते के लिए भी बातचीत को फिर से शुरू करने का इसमें निर्णय लिया गया। और दोस्तों, इसमें जो 3 विषयगत क्षेत्र थे वह है फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, यानी फॉरेन पॉलिसी को और मजबूत बनाएंगे और खासकर सिक्योरिटी के मामले में, जैसे यूरोपियन कंट्री में जर्मनी, फ्रांस, ये सब देश भारत के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रख रहे हैं। इंग्लैंड खड़ा हुआ है साथ में, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह कोरोना नामक महामारी हो, चाहे वह जो है सागर की सुरक्षा संबंधित हो, इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित। तो इस तरह से यह आप देख सकते हैं। हालांकि इंग्लैंड अब यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है, लेकिन यूरोपीय यूनियन के सदस्यों के साथ फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पर भी यही प्रमुख विषय थे। और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट, इस पर भी, यानी कोविड-19 पर एक साथ, और भारत का सहायता कर भी रहे हैं विश्व के देश। और इसमें ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा। तो इस तरह से कनेक्टिविटी पार्टनरशिप भी लॉन्च, यानी कह सकते हैं डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ साथ भारत यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वाकांक्षी और व्यापक कनेक्टिविटी पार्टनरशिप शुरू की गई है। तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। द US embarked ऑन ए मेजर साइबर अटैक। अब सोचिए, अमेरिका जैसे शक्तिशाली एंड टेक्नोलॉजी में कह सकते हैं कि आगे, उसके यहाँ भी साइबर अटैक हो गया है। तो अमेरिका में सरकार ने देश की सबसे बड़ी जो ईंधन पाइपलाइन है उसका नाम है कॉलोनियल पाइपलाइन, ध्यान रखिएगा। तो यह जो देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया है और इमरजेंसी लगा दिया है। जानकारों का यही कहना है कि हमला कोरोना नामक इस महामारी की वजह से हुआ है। क्योंकि पाइपलाइन के ज़्यादातर जो इंजीनियर हैं वह वर्क फ्रॉम होम यानी घरों से ही कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, इसलिए यह साइट हैक होने की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। दोस्तों, कॉलोनियल पाइपलाइन से प्रतिदिन 25 लाख बैरल तेल जाता है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्यों में डीजल, गैस और जेट ईंधन की 45% आपूर्ति इसी पाइपलाइन से की जाती है। तो पाइपलाइन पर साइबर अपराधियों के एक गैंग ने शुक्रवार को ही अटैक किया, जिसके बाद से इसकी मरम्मत का काम अभी भी जारी है। इवन ये कहा जा रहा है कि 2 से 3% तेल के दामों में वृद्धि हो जाएगी। एकाएक शेयर सूचकांक जो है गिर गए। तो इमरजेंसी के ऐलान के बाद से यहाँ से ईंधन की सप्लाई पाइपलाइन की जगह सड़क मार्ग से हो सकती है। यह जो है रैंसमवेयर
हमला इसको डार्क साइड नामक एक साइबर अपराधी गिरोह है, उसी ने यह काम किया है। हालांकि डार्क साइड जो यह अपराधी गिरोह है, इसने यह कहा है कि हम पैसे कमाने के लिए ऐसा किए हैं, इसको राजनीतिक रूप न दिया जाए। हालांकि अमेरिका इस पर शंका कर रहा है कि रूस का यह मामला है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तो उन्होंने कॉलोनियल नेटवर्क में सेंध लगाई और 100 जीबी डेटा को उड़ा दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है इस डार्क साइड वेबसाइट ने। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हैकरों ने कुछ कंप्यूटर और सर्वरों पर डाटा को भी लॉक कर दिया और फिरौती की मांग की है। तो उन्होंने धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो डाटा को इंटरनेट पर लीक कर देंगे। तो इस तरह से कंपनी का कहना है कि वो सेवाओं को बहाल करने के लिए पुलिस, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और ऊर्जा विभाग के संपर्क में है। जोसेफ बाइडेन ने कहा है कि इस स्थिति को हम जल्द ही कंट्रोल कर लेंगे। दोस्तों, यह जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये पाइपलाइन पूरा वेस्ट ईस्ट कोस्ट यानी सारी जनसंख्या इधर ही रहती है, यानी ह्यूस्टन कह सकते हैं, टेक्सास प्रांत से लेकर यह न्यूयॉर्क तक जाती है, यानी न्यू जर्सी प्रांत तक यह जाती है। 5500 मील लंबी यह पाइपलाइन है। आप देख रहे हैं ना, बर्मिंघम, अटलांटा, ये सब, रिचमंड, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, ये सब शहरों को यह जो है तेल, गैस, ईंधन, जेट इंजन, फ्यूल जो है प्रोवाइड करती है। तो ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों। चाइना विल मेक बॉर्डर लाइन ऑन माउंट एवरेस्ट, डिसीजन टेकन ड्यू टू फियर ऑफ कोरोना। तो कोरोना के डर से चीन जो है अब हिमालय पर्वत, विश्व का हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लाइन बनाने की बात कर रहा है, लाइन ऑफ सेपरेशन की बात कर रहा है। कौन? चाइना। तो चीन ने एवरेस्ट पर्वत पर सीमा रेखा बनाने का फैसला किया है ताकि चीन के क्षेत्र में कोई और नहीं जा सके। तो रिपोर्ट के मुताबिक यही है कि कुछ एवरेस्ट पर्वतारोहियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद यह चीन सरकार ने निर्णय लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि 30 लोगों को जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनको हॉस्पिटल में डाला गया है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और दोस्तों, ये जो सेकेंड वेव है, भारत और साथ साथ नेपाल में भी बहुत तेजी से फैल रही है। तो यह जो है, इसी को चलते हुए चीन ने निर्णय लिया है। यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है, आप देखेंगे ये माउंट एवरेस्ट है, इसे तिब्बत में चोमू लुंगमा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, चोमू लुंगमा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। याद हो जाएगा, सागर माथा नेशनल पार्क भी है नेपाल में। तो यह 8,848 मीटर, ये इसकी बढ़ रही है ऊंचाई भी, कहीं कहीं 8,850 भी दिया रहता है। तो ध्यान रखेंगे, यह देख सकते हैं कि नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। तो यह इसका जो ढाल है, उत्तरी ढलान चीन की तरफ है। यही कारण है कि लाइन ऑफ सेपरेशन यहाँ पर स्थापित करना चाहता है। यहीं पर आप देखोगे तो कंचनजंगा चोटी है, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहीं पर ये पूरा ग्रेटर हिमालय वाला पार्ट है। तो ग्रेटर हिमालय में सारी ऊंची चोटियां हैं, अन्नपूर्णा है, मकालू है, मनसालू है, धौलागिरी है, ये सब चोटियां नेपाल में हैं। फिर उत्तराखंड में आप चले जाएंगे, कामेत है, हाँ याद रखेंगे, नंदा देवी चोटी है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। और यही आगे बढ़ेंगे तो तिब्बत के सीमा पर ही अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है, जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर स्थित चोटी है। 7,756 मीटर ऊंची है नामचा बारवा। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशन इंटरनेशनल पर्सनालिटी में। सुधीर सीतापति मूव्स ऑन द HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अब कौन बनेगा? श्री नंदन सुंदरम टू रिप्लेस हिम, यानी सीतापति जो है त्यागपत्र दे रहे हैं, हट रहे हैं निजी कारणों से। सुधीर सीतापति संगठन छोड़ रहे हैं, अब उनकी जगह श्री नंदन सुंदरम उनकी जगह लेंगे। तो दोस्तों, सुंदरम इस समय HUL के कार्यकारी निदेशक हैं, कस्टमर डेवलपमेंट और प्रबंधन समिति ने 1 जुलाई 2021 से यह प्रभाव में आ जाएगा, इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, FMCG के क्षेत्र की यह सबसे बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। FMCG का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, यानी तेजी से बढ़ने वाले उपभोक्ता सामान, जिसमें कंपनी, कोई भी कंपनी है जो इन वस्तुओं का उत्पादन करती है, जैसे आप यूनिलीवर, नेस्ले, कोका कोला कंपनी, तो ये सब जो है तुरंत जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं, जो आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, वह सब बनाती हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर का ही एक पार्ट है,
जो भारत में व्यापार करने के लिए यूनिलीवर ने भारत में पंजीकृत कराया और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है जो कि थेम्स नदी के किनारे बसा है और इसका भारत में जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है और भारत इसका 60% 67% जो फायदा होता है प्रॉफिट उसे इंग्लैंड में जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, उज्ज्वला सिंघानिया अपॉइंटेड एज FICCI वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन यानी FALO's न्यू नेशनल प्रेसिडेंट, नई प्रेसिडेंट बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है कौन? उज्ज्वला सिंघानिया को फिक्की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यह जो है उज्ज्वला महिलाओं के लिए उद्यमिता, उद्योग में भागीदारी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले वातावरण के निर्माण में मदद कर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देंगी। यानी किस पर उनका मेन अभी वो है? वोमेन एम्पावरमेंट पर। तो उज्ज्वला JK इंटरनेशनल कंपनी में निदेशक भी हैं। यह कंपनी निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल के जरिए निवेश करती है। और दोस्तों FLO की स्थापना 1983 में हुई थी। इसकी स्थापना फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में आया हुआ है। और इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी यानी इकोनॉमिक पार्टनर्स पार्टिसिपेशन एज वेल एज देयर इंक्रीज ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। बाबर आजम एंड एलिसा हीली इलेक्टेड एंड अप्रैल्स ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। दोस्तों अप्रैल के जो हर महीने ये दिया जाता है बेस्ट खिलाड़ी को, ICC की पहल से जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अप्रैल के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले महिला और पुरुष खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी है। प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीता। वहीं महिला खिलाड़ी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने जीता है, ये विकेट कीपर हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बार कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था नॉमिनेशन में। तो पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी थे, फकर जमा और बाबर आजम, और एक साथ साथ जो है नेपाल के खिलाड़ी थे कुशाल भुरतेल पुरुष वर्ग में। वहीं महिलाओं के वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली, मेगन शूट के अलावा न्यूजीलैंड की लेग कास्परेक जो है शामिल थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जीता कौन? हीली जीती हैं और उसमें बाबर आजम, ध्यान रखेंगे। और इसका जो ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, इसका जो है CEO मनु साहनी हैं और इसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ में नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड रिलीज कनेक्टेड कॉमर्स रिपोर्ट टू हेल्प क्रिएट रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव इंडिया। यानी कह सकते हैं डिजिटली समावेशी भारत के विकास के लिए नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने यह जो है कनेक्टेड कॉमर्स शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी की है। इसमें डिजिटल रूप से समावेशी भारत के लिए रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी, जिससे कि 1.3 अरब नागरिकों तक डिजिटल सेवा की पहुंचाने की दिशा में इसमें जरूरी सिफारिशें की गई हैं। नीति के बारे में जानते होंगे, NITI नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और नीति आयोग किसकी जगह आया? प्लानिंग कमीशन की जगह आया। तो इस रिपोर्ट में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत, अर्थशास्त्र और वित्त सेल के प्रमुख विशेषज्ञ अजीत पाई और मास्टर कार्ड के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष ग्रुप हेड ग्लोबल कम्युनिटी रिलेशंस रवि अरोरा द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। इसमें यही कहा गया है कि टू इनकरेज NBFCs एंड बैंक्स ऑन सिमिलर फुटिंग स्ट्रेंथनिंग द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें दूसरा जो पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, MSME को अवसरों भुनाने में सक्षम करने के लिए पंजीयन और अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना, यही सिफारिश की गई है। फ्रॉड रिपोजिटरी सहित सूचना साझाकरण प्रणाली का भी निर्माण करना। इसमें कृषि NBFC को कम लागत वाली पूंजी तक पहुंच बनाने के लिए सक्षम बनाना, यानी फिजिटल, इसको भौतिक और डिजिटल मॉडल को विस्तार करना है। इसके साथ साथ जो है याद रखना लंदन ट्यूब जैसे बनाना, जैसे न्यूनतम भीड़ भाड़ के साथ साथ शहरों को ट्रांजिट को सुलभ बनाने के लिए मौजूदा स्मार्टफोन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड का लाभ उठाते हुए एक समावेशी, इंटर ऑपरेबल और पूरी तरह से खुले सिस्टम जैसे कि लंदन ट्यूब बनाना, ये सब सिफारिशें इसमें
की गई हैं। तो दोस्तों, मास्टर कार्ड के एशिया प्रशांत के सह अध्यक्ष अरी सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हम सभी को नगदी समस्या की और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लचीलेपन के लिए सतर्क कर दिया। यानी इस कोविड-19 महामारी के बाद यह कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया और तेजी से बढ़ा है। यह हम कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया अब जो है इसकी पहुंच समानांतर होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल को अधिक सुलभ बनाने के लिए अपने परिचालन परिदृश्य में बड़ा बदलाव भी किया है। और दोस्तों, यह दुनिया में उन्नत डिजिटल भुगतान सेवाओं में से एक। अब समय आ गया है कि हम अपनी सीखने और डिजिटल परिवर्तन को गति को और तेजी के साथ बदलें, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी 3 साल में अपनी 50 करोड़ आबादी जो डिजिटल लेन देन अपनाने वाली है को वास्तविक मूल्य प्रदान कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, और नीति आयोग का गठन याद रखना 1 जनवरी 2015, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मास्टर कार्ड का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य में है और इसके प्रेसिडेंट हैं माइकल मेबैक। ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। ज्वेरेव बीट्स बेरिटेनी टू विन हिज मैड्रिड ओपन टाइटल। दोस्तों, इन्होंने हरा दिया है दुनिया के 6ठे नंबर के खिलाड़ी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने 3 साल बाद फिर से मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ज्वेरेव ने फाइनल में 9वें नंबर के इटली के मैटियो बेरिटिनी के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए यह जीत दर्ज कर ट्रॉफी को जीत लिया है। तो ज्वेरेव ने अपने खिताबी सफर में शीर्ष 10 में शुमार 3 खिलाड़ियों को मात दी। इनमें दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी राफेल नडाल, नंबर 4 डोमिनिक थीम और नंबर 10 बेरिटिनी शामिल हैं। तो 9वें नंबर पे हैं, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इन 3 खिलाड़ियों को उन्होंने हराया। और इससे पहले ज्वेरेव ने मैक्सिको ओपन भी जीता था, यह दूसरा उनका है। और 24 वर्षीय ज्वेरेव का मैड्रिड में यह दूसरा खिताब है। इससे पहले 2018 में वह चैंपियन बने थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस में। नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, यानी आज 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। दोस्तों, यह भारत के लिए विशेष कह सकते हैं बड़े गर्व का दिन है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। इसे पोखरण 2 कह सकते हैं, क्योंकि पोखरण 1 1974 में ही इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब किया गया था। उसको इस्माइल बुद्धा नाम दिया गया था। तो इस तरह से इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह कार्य हुआ था, पोखरण 2। तो जिसमें 11 मई और 13 मई, तो 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण और 13 को 2 परमाणु परीक्षण, तभी से जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इस बार का जो थीम है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और दोस्तों 11 मई 1998 को ही डीआरडीओ ने त्रिशूल मिसाइल का आखिरी टेस्ट फायर को पूरा करके उसे भारतीय वायुसेना में ने अपने सेवा में शामिल किया था। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज हम बात करेंगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी 2021 तक अभी तक कुल 38 विरासत स्थल हो चुके हैं, जिसमें से 30 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल हैं। दोस्तों, यह विरासतें याद रखिएगा नेचुरल और कह सकते हैं कल्चरल होती हैं, और एक मिक्स होती है जिसमें नेचुरल और कल्चरल दोनों होती हैं। तो भारत में मात्र एक जो मिश्रित विरासत है वह कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो कंचनजंगा मिश्रित है, जो कि कल्चरल और कह सकते हैं नेचुरल दोनों का एग्जाम्पल देती है। इसको हमने स्टेट वाइज अलग अलग कर दिया है, तो इस आपके लिए आसान होगा। 4-4 स्टेट करके याद करेंगे, आसान हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, यह राजस्थान में है, इसे घाना बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है राजस्थान के पहाड़ी किले, जिसमें जो है 6 किले हैं, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर ये नेशनल पार्क भी है, जैसलमेर, गागरोन का। तो ये 6 को जो है 2013 में, और जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, इवन जयपुर पिंक सिटी को भी 2019 में किया गया है, जो है इसको यूनेस्को की सूची में डाला गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की अजंता एलोरा की गुफाएं सुना होगा, ये दोनों 1983 में की गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं एलिफेंटा द्वीप में स्थित है 1987 में। इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस 2004 में। इसी तरह से विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको 2018 में। फिर गुजरात में याद रखना 3 हैं, चंपानेर, पावागढ़
2004 में, रानी की वाव 2014 में, और अहमदाबाद दोस्तों 2017 में भारत का पहला विरासत शहर बना, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा है। इसे भारत का मानचेस्टर, इसे जो है पूर्व का बोस्टन के नाम से जाना जाता है। तो 2017 में, उसके बाद जयपुर हुआ था, ध्यान रखेंगे। बिहार के जो विरासत स्थल है, महाबोधि मंदिर परिषद 2002 में, और नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में। अब बढ़ते हैं दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। कर्नाटका में हम्पी में स्मारकों का समूह 1986 में और 87, याद हो जाएगा दोनों, पट्टकल के स्मारकों का समूह। इसी तरह से असम में मानस वन्य दो अभ्यारण्य ही हैं असम के, ये दोनों याद रखना। मानस हाथियों के लिए, काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसर्स, और दोनों 1985 में हुए थे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह 1984। इसी तरह से महान चोल मंदिर 1987 में, और बृहदेश्वर मंदिर को भी 1987 में, और 2004 में गंगई कोंडा चोलापुरम मंदिर को भी, और साथ साथ ऐरावतेश्वर मंदिर को भी विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल की सूची। तो खजुराहो का, इसको कैसे भूल सकते हैं, 1986 में किया गया था। सांची का स्तूप अशोक द्वारा बना 1989 में। भीम बेटिका प्रासाण आश्रय 2003 में। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में यह देख सकते हैं तीनों आगरा में है। आगरा का किला 83, ताजमहल भी 83, और फतेहपुर सीकरी 86। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क 1988, और फूलों की घाटी 2005 में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1999 में, ध्यान रखेंगे। और अन्य विरासत स्थल में जैसे जो है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में। गोवा का चर्च 1986 पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। नीलगिरी माउंटेन 2005 में तमिलनाडु की पहाड़ियों में स्थित बनाई गई है रेलवे। कालका शिमला 2008 में। पश्चिमी घाट में यह आपका आ जाएगा पूरा, चूँकि यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तक फैली हुई है, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, तो 2012 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में 2014 में। कंचनजंगा 2016 में, और ये भी मैंने क्या कहा कि मिश्रित है, ये नेचुरल और कल्चरल दोनों है। ली कार्बूजियर का वास्तुकला शिल्पकार कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में, ये भी 2016 में हुआ था। तो इस तरह से यह सारा मैंने बताया। आशा करता हूं कि आप लोग इसको याद कर लेंगे, अलग अलग इसको करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं रोली सरोज, विनोद जायसवाल, पूर्णिमा जायसवाल, एस सिद्धार्थ मिश्रा। तो इतने लोगों ने आज उत्तर दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, विच कंट्रीज पाइपलाइन है साइबर अटैक रिसेंटली, यानी हाल ही में किस देश की पाइपलाइन में साइबर हमला हुआ है? रूस, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्लेयर ऑन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन अप्रैल, यानी अप्रैल माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष वर्ग में किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? यह जो है श्रीलंका का खिलाड़ी है, या पाकिस्तान का है, या भारत का है, या अफगानिस्तान का है। नेक्स्ट है, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिचुएटेड, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दोहा में, दुबई में, मस्कट में, या रियाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन FLO? जानवी फूलन, चंदा कोचर, उज्ज्वला सिंघानिया, चित्रा रामकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FLO को एक विभाजन के रूप में कब स्थापित किया गया था फिक्की के? ध्यान रखेंगे, यानी यह जो है 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1986 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज ज्वाइन एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर? कौन शामिल हुआ? सुधीर सीतापति, श्री नंदन सुंदरम, संजीव मेहता, लीना नायर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मैड्रिड ओपन टाइटल इन मेन सिंगल? पुरुषों के सिंगल मुकाबले में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, मैटियो बेरिटेनी, डोमिनिक थिएम, या राफेल नडाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? यूनेस्को द्वारा कितने भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? 35, 36, 37, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिहार, असम, गोवा,
या मणिपुर? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।